गुड मॉर्निंग। आज अपन नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे 7th नंबर, वाष्पोत्सर्जन एवं बिंदु स्त्राव। वाष्पोत्सर्जन व बिंदु स्त्राव। ट्रांसपिरेशन एंड गटेशन, ठीक है। और ये जो चैप्टर है आपके, इसमें अपन पढ़ेंगे वाष्पोत्सर्जन के बारे में और बिंदु स्त्राव क्या होता है इनकी बात करेंगे। देखिए, वाष्पोत्सर्जन आप सभी जानते हैं कि वाष्पोत्सर्जन क्रिया क्या है, ठीक है। कि भाई वाष्पोत्सर्जन के अपन ये पिछले वाले चैप्टर में पढ़ा था कि भाई जल अवशोषण होता है, जिससे अपन रसारोहण की क्रिया के द्वारा जल सभी भागों तक पहुँचता है, ठीक है। और पौधे जो है जल अवशोषित क्या करते हैं, मृदा के द्वारा करते हैं। और पौधे क्या करते हैं, उस जल का बहुत ही कम उपयोग करते हैं। बाकी जो जल है वो वाष्पोत्सर्जन क्रिया के द्वारा क्या कर दिया जाता है, वाष्प के रूप में वातावरण में त्याग दिया जाता है। तो अपन पढ़ेंगे कि भाई वाष्पोत्सर्जन है वो किन किन अंगों से होता है। तो पौधे में देखो विभिन्न जो अंग पाए जाते हैं, उनके द्वारा क्या होता है, वाष्प के रूप में जल त्यागा जाता है, उसे क्या कहते हैं, वाष्पोत्सर्जन कहा जाता है। वाष्पोत्सर्जन की परिभाषा क्या हो गई, पौधों के विभिन्न वायवीय अंगों, पौधों के विभिन्न वायवीय अंगों द्वारा जल को वाष्प के रूप में त्यागने की क्रिया को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। तो पहले हेडिंग पढ़ रहे हैं वाष्पोत्सर्जन क्या है, ठीक है। तो सिंपल सी परिभाषा हो गई, पौधे के विभिन्न वायवीय अंगों द्वारा। देखो, वाष्पोत्सर्जन क्रिया मुख्य रूप से पत्तियों के द्वारा होती है। कोई कहीं पर देखा गया आपके जो वातरंध्र होते हैं उनके द्वारा भी होती है। तो अपन ने सिंपल सा लिख दिया, पौधे के विभिन्न वायवीय अंगों द्वारा, वायवीय मतलब जो हवा के संपर्क में है, वायवीय अंगों द्वारा जल को वाष्प के रूप में त्यागने की क्रिया क्या कहलाती है, वाष्पोत्सर्जन कहलाती है, ठीक है। अब अपन पढ़ेंगे वाष्पोत्सर्जन के प्रकार, कि भाई वाष्पोत्सर्जन किन किन भागों के द्वारा होता है, किस प्रकार से होता है, उसकी चर्चा करेंगे। तो ये मुख्य रूप से जो आपके वाष्पोत्सर्जन है 3 प्रकार से होता है। कि भाई वाष्पोत्सर्जन के जो है पौधे के मूल तंत्र के अतिरिक्त किसी भी अन्य भाग से हो सकता है। कि भाई जड़ को छोड़ के आप किसी भी भाग के द्वारा वाष्पोत्सर्जन की क्रिया हो सकती है, जरूरी नहीं पत्तियों के द्वारा हो। इसलिए मैंने ये लाइन जो परिभाषा लिखी है, स्टैंडर्ड परिभाषा, इसी हिसाब से लिखी है, पौधे के विभिन्न वायवीय अंगों द्वारा, ठीक है। वायवीय मतलब जो हवा के संपर्क में, वायु के संपर्क में। अब देखिए वाष्पोत्सर्जन के प्रकार पढ़ते हैं। बाकी पिछले चैप्टर में पढ़ लिया था जल कैसे अवशोषित होता है, रसारोहण की क्रिया, कौन सा सिद्धांत सर्वमान्य है। अब पढ़ेंगे वाष्पोत्सर्जन। अगर आपको पता है कि यदि मान लीजिए कोई पौधा 10 लीटर पानी अवशोषित करता है, तो कम से कम वो मान लीजिए 9 लीटर जो है वाष्पोत्सर्जन क्रिया के द्वारा आपके वाष्पोत्सर्जन क्रिया के द्वारा वाष्प के रूप में जल को बाहर निकाल देगा। 1 लीटर ही क्या काम मिलेगा, अपने लिए काम मिलेगा। कुछ पौधे वो तो बहुत अत्यधिक वाष्पोत्सर्जन करते हैं, जिससे वो खुद ही नष्ट हो जाते हैं। तो अपन ये सभी चर्चा करने वाले हैं, वाष्पोत्सर्जन के किस प्रकार से होता है, किन अंगों के द्वारा होता है, पूरी प्रोसेस पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब अपन पढ़ते हैं वाष्पोत्सर्जन के प्रकार। वाष्पोत्सर्जन के प्रकार, कि भाई वाष्पोत्सर्जन के क्या प्रकार की बात करते हैं। तो पहला प्रकार है वो रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन। रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन, इंग्लिश में बोलते हैं स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन। देखिए कि पत्तियां वाष्पोत्सर्जन के प्रमुख अंग है। कि पत्तियां क्या है, वाष्पोत्सर्जन की प्रमुख अंग है। पत्तियां वाष्पोत्सर्जन की क्या है, प्रमुख अंग है मुख्य रूप से। तो पत्तियों की सतह पर रंध्र उपस्थित होते हैं, जिन्हें रंध्रीय, देखो क्या पाए जाते हैं कि पत्तियों पे क्या पाया जाता है, रंध्र पाए जाते हैं। तो रंध्रों के द्वारा आपके वाष्पोत्सर्जन की क्रिया क्या कहलाएगी, रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन कहलाएगी। तो पत्तियों में क्या पाए जाते हैं, रंध्र। तो रंध्रों के द्वारा वाष्पोत्सर्जन क्या कहलाएगा, रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन कहलाएगा। रंध्रों के द्वारा वाष्पोत्सर्जन क्या कहलाएगा, रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन कहलाएगा। और वाष्पोत्सर्जन की कुल मात्रा का, कि भाई वाष्पोत्सर्जन की कुल मात्रा की बात करें, कुल मात्रा का
50 से 97% तक 97, ठीक है, भाग इसी विधि द्वारा होता है। क्या मतलब 50 से 97% जो आपके वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है किसके द्वारा होती है, किस विधि के द्वारा होती है, रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन के द्वारा होती है। रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन क्या हो गया कि मुख्य रूप से जो आपके वाष्पोत्सर्जन की क्रिया पत्तियों के द्वारा होती है, तो पत्तियों की सतह पर रंध्र उपस्थित होते हैं, रंध्रों के द्वारा वाष्पोत्सर्जन की क्रिया रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। और कुल वाष्पोत्सर्जन का 50 से 97% तक वाष्पोत्सर्जन की किसके द्वारा होती है, आपके रंध्रों के द्वारा होती है। दूसरा है आपके उपत्वचीय वाष्पोत्सर्जन। उपत्वचीय वाष्पोत्सर्जन, उपत्वचीय वाष्पोत्सर्जन, इसकी बात करते हैं। इस इंग्लिश में बोला जाता है उपत्वचा को पता है क्यूटिकल, क्यूटिकल कहा जाता है, तो पूरा वो क्यूटिकुलर ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। देखिए अब अधिकांश क्या होता है कि मरुद्भिद पौधे की जो पत्तियां होती है उनकी पत्तियों पे क्या पाया जाता है, आपके उपत्वचा या क्यूटिकल से ढकी होती है। किनमें, अधिकांश मरुद्भिद, अधिकांश मरुद्भिद जो पादप होते हैं, इन पौधों की जो पत्तियां हैं, पत्तियों पर किसका आवरण पाया जाता है, क्यूटिकल का आवरण पाया जाता है, क्यूटिकल का आवरण, ठीक है। और क्यूटिकल का आवरण पाया जाता है। क्यूटिकल क्या करती है, सामान्यतः किसके लिए होती है, जल के लिए अपारगम्य होती है। जल के लिए क्या होती है, अपारगम्य। कौन, आपके क्यूटिकल। तो ये कुछ स्थानों पे क्या होती है, बहुत पतली या टूटी हुई होती है, जहां से जल की वाष्प के रूप में थोड़ी मात्रा में क्या होती है, हानि होती है। तो इस प्रकार होने वाले वाष्पोत्सर्जन को क्या कहेंगे, क्यूटिकुलर वाष्पोत्सर्जन। मतलब जैसे ये पत्ती है, ठीक है, ये मान लीजिए मरुद्भिद पादप की पत्ती है, छोटी होती है उनकी पत्तियां, ये सिराएं होगी। अब इन पे क्या मान लीजिए क्यूटिकल का ऐसा आवरण पाया जाता है, ये आवरण हो गया क्यूटिकल का। अब मान लीजिए क्यूटिकल का आवरण, जैसे मान लीजिए क्यूटिकल यहाँ से कट गई, टूट गई यहाँ पे, तो इन भागों के द्वारा जहाँ से क्यूटिकल आवरण क्या होती है आपके, कि क्यूटिकल जो बहुत पतली होती है, टूटी हुई होती है, वहाँ पे से क्या होता है, आपकी जल की वाष्प के रूप में हानि जो थोड़ी बहुत मात्रा में होती है उसे क्या कहा जाता है, इस प्रकार के वाष्पोत्सर्जन को क्यूटिकुलर वाष्पोत्सर्जन कहा जाता है। और ये इस विधि के द्वारा कुल वाष्पोत्सर्जन का, कि भाई कुल वाष्पोत्सर्जन का आपके इस विधि के द्वारा कितना होता है, 3 से 10%, 3 से 10% इस विधि के द्वारा क्या होता है, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है, ठीक है, ज़्यादा इसके द्वारा क्रिया नहीं होती है। और तीसरा रह गया वातरंध्रीय वाष्पोत्सर्जन, इसकी बात करते हैं। पहला देख पढ़ा रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन, दूसरा पढ़ा उपत्वचीय वाष्पोत्सर्जन, और तीसरा है वातरंध्रीय वाष्पोत्सर्जन, इंग्लिश में कहा जाता है लेंटिकुलर ट्रांसक्रिप्शन। देखिए तीसरा कौन सा है, वातरंध्रीय। वातरंध्रीय वाष्पोत्सर्जन की बात करते हैं कि काष्ठीय स्तंभों व कुछ फलों की सतह पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, वातरंध्र। तो वातरंध्र की परिभाषा क्या होगी, वातरंध्र क्या होते हैं, ठीक है, वातरंध्र क्या है, लेंटिकल्स क्या होते हैं कि काष्ठीय स्तंभों, काष्ठीय मतलब जिनकी लकड़ी कठोर होती है, बहुत सी पादप जो होते हैं उन्हें बोलते हैं काष्ठीय तने या स्तंभ। काष्ठीय स्तंभों कि वे काष्ठीय स्तंभों वे कुछ फलों में, सभी नहीं, कुछ फलों में, या ऐसे कैसे, तो कुछ फलों की सतह पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, वातरंध्र कहते हैं। तो वातरंध्र क्लियर, काष्ठीय स्तंभ हो मतलब जो तना जिनका कठोर, जैसे नीम है, बरगद है, कठोर तने का आगे शीशम है, इन पे या कुछ फलों की जो सतह, जैसे फल है, ये फल बनाया, इस फल की सतह पे ऐसे मान लीजिए
ठीक है, छिद्र है, फूलों के छिद्र होते हैं छोटे छोटे, इन्हें क्या कहते हैं, वातरंध्र कहते हैं। अब आप आगे देखिए कि वे कुछ वातावरणीय दशाओं में क्या होता है, कंडीशन ऐसी होती है जिनमें वातरंध्रों से भी क्या होती है, जल वाष्प के रूप में निकलती है। क्या होता है कि वे कुछ ऐसी कंडीशन देखी गई है वातावरण की, कुछ पर्यावरणीय कंडीशन ऐसी हो जाती है तो वातरंध्रों से भी क्या होती है, जब जल वाष्प के रूप में निकले, वातरंध्र से जल वाष्प के रूप में निकले, वाष्प के रूप में निकले, उन्हें क्या कहते हैं अपन, ठीक है। ऐसी क्रिया जब होती है तो इसे क्या कहेंगे, वातरंध्रीय वाष्पोत्सर्जन। और ये कुल वाष्पोत्सर्जन का, इस विधि के द्वारा कुल वाष्पोत्सर्जन का, इस विधि के द्वारा 0.1% तक ही क्या होता है, इस विधि के द्वारा वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है। ठीक है, अब देखिए अपन ये पढ़ लिया, तो अपन ये मुख्य बात क्या पढ़ी कि ज्यादातर जो रंध्र आपके वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है किसके द्वारा होती है, रंध्रीय। देखो वापस मैं लिख देता हूं एक बार, रंध्र की या रंध्रों के द्वारा। दूसरा पढ़ा अपने अभी क्यूटिकल के द्वारा, और तीसरा भी आपके सामने है वातरंध्र के द्वारा। रंध्र के द्वारा कितना पढ़ा, 50 to 97%। क्यूटिकल के द्वारा कितना पढ़ा, 3 to 10%। और इसके द्वारा कितना पढ़ा, 0.1%। अब आप देखिए सबसे ज्यादा वाष्पोत्सर्जन किसके द्वारा होता है, रंध्रों के द्वारा होता है। इसलिए अपन क्या कहते हैं, वाष्पोत्सर्जन किसके द्वारा होता है, रंध्रों के द्वारा। लेकिन ये कतई सत्य नहीं कि जो संपूर्ण वाष्पोत्सर्जन क्रिया रंध्रों के द्वारा होती है, इनके द्वारा भी होती है। तो अपन ज्यादातर अपन पहुंचे मोस्टली किसके द्वारा होती है, तो आप कह सकते हैं रंध्रों के द्वारा होती है। तो आप तो अपन इस चैप्टर में रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन की क्रिया आप पढ़ेंगे कि भाई इसके द्वारा होता है मैक्सिमम, तो इसके बारे में ही पढ़ेंगे। रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन की क्रिया चैप्टर में पढ़ेंगे, इस चीज का भी आप ध्यान रखेंगे, महत्वपूर्ण बात यही है। अब रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन पढ़ते हैं, इसमें अपन कि रंध्र, पहली बात यह है कि रंध्र कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। अब कुछ बच्चों को दिमाग रंध्र से पत्ती के ऊपर वाली सतह होती है, ऐसा नहीं, अभी पढ़ेंगे कि रंध्र कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, इसकी उपस्थिति क्या है। तो अपनी हेडिंग रहेगी रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन। ठीक है, अभी मैंने आपको बता दिया क्यों पढ़ रहे हैं, कि मैक्सिमम वाष्पोत्सर्जन क्रिया रंध्रों के द्वारा होती है। तो अब अपन पढ़ने वाले हैं रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन। इसमें अपन थोड़ी बहुत संरचना पढ़ेंगे, पत्तियों में कहाँ रंध्र पाए जाते हैं। तो रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन, स्टोमेटल ट्रांसक्रिप्शन। देखिए भाई अपन रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन समझे, इसलिए इससे पहले अपन को क्या है, रंध्र की संरचना समझनी जरूरी है कि भाई रंध्र क्या होता है, किस, और उसको समझने से पहले अपन को ये समझना होगा कि जो रंध्र है वो पत्ती पे कहाँ पाए जाते हैं। ठीक है, इसकी क्या संरचना, उसके बाद रंध्रीय संरचना बात करते हैं। तो पत्ती की ऊपरी व निचली अधिचर्म, ये जो आपके जो होती है उसे क्या कहते हैं, बाह्य त्वचा कहते हैं। जैसे मान लीजिए पत्ती है, ठीक है, इसकी ऊपरी, जैसे हमारा हाथ मान लीजिए पत्ती जैसे लगा हुआ, ये वाला डंठल ये समझ लीजिए, और ये पत्ती है। तो इस पत्ती की ऊपरी सतह और ये नीचे वाली ऊपरी अधिचर्म, और इसे भी क्या बोलेंगे, निचली अधिचर्म कहा जाता है। तो इसकी ऊपरी सतह या निचली सतह को मैं ऐसे कह सकता हूँ, अधिचर्म कह सकता हूँ। क्या कह सकता हूँ, अधिचर्म या बाह्य त्वचा, या इंग्लिश में एपिडर्मिस भी कह सकता हूँ, एपिडर्मिस। हम शॉर्ट में बोल सकते हैं भाई पत्ती की अधिचर्म, तो आप समझ आए ऊपरी अधिचर्म नीचे अधिचर्म दोनों की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो दोनों अधिचर्मों के मध्य जो भाग पाया जाता है, जैसे मान लीजिए ऊपरी अधिचर्म नीचे अधिचर्म, ये बीच वाला जो भाग कहलाएगा, क्या कहलाएगा, ये जो बीच वाला, ऐसे बना लेते समझ लीजिए, ये बीच वाला भाग क्या कहलाएगा, ये मान लीजिए ऊपरी सतह और नीचे वाली सतह, इसे क्या कहेंगे, पर्ण मध्योतक। क्या कहेंगे, पर्ण मध्योतक। ठीक है, क्या कहा जाता है, पर्ण मध्योतक, इंग्लिश में कहते हैं मेसोफिल। क्या कहा जाता है, मेसोफिल। कि मेसोफिल उत्तक पाया जाता है। और द्विबीजपत्री जो पत्तियां होती है, द्विबीजपत्री पत्तियों में, डाइकोट प्लांट की जो लीफ होती है उनके अंदर क्या पाए जाते हैं, दो पत्तियों में दो प्रकार के उत्तक पाए जाते हैं। पत्तियों में कौन से उत्तक पाए जाते हैं, दो उत्तक पाए जाते हैं। एक पाया जाता है खम्भ उत्तक, खम्भ मर्दूतक, और दूसरा जो होता है उसमें उत्तक होता है स्पंजी मर्दूतक। खम्भ उत्तक और स्पंजी मर्दूतक पाया जाता है, ऐसे कहा जाता है पहले। ठीक है, ये दो उत्तक पाए जाते हैं किनमें, द्विबीजपत्री पादपों के अंदर।
क्योंकि देखिए एक बीजपत्री जो प्लांट्स होते हैं उनकी पत्ती कुछ इस प्रकार की कंडीशन में होती है, ठीक है, इस प्रकार से लगी होती है, तो इसमें प्रकाश दोनों तरफ बराबर गिरता है, तो दोनों तरफ उत्तक बराबर होते हैं। जबकि एक द्विबीजपत्री पादप की पत्ती होती है कुछ इस प्रकार की स्थिति में लगी होती है, इस प्रकार से, तो ऊपर प्रकाश अलग गिरता है, तो ऊपर की साइड में उत्तक अलग पाया जाता है और नीचे की साइड में उत्तक अलग पाया जाता है। ऊपर वाला जो आपके उत्तक है कम मृदुता करिए, स्पंजी मृदुतक, दो प्रकार उत्तकों में बंट जाता है। तो अब अपन बात करते हैं कि रंध्रों की जो उपस्थिति है वो बाह्य त्वचा का प्रमुख लक्षण है, कि भाई जो आपके एपिडर्मिस है या अधिचर्म है, बाह्य त्वचा का मुख्य लक्षण क्या है कि रंध्र कहाँ पर पाए जाते हैं, इन्हीं पर पाए जाते हैं, ठीक है। अब रंध्र जो है पत्ती की एक या दोनों सतहों पर पाए जाते हैं, इसकी उपस्थिति के आधार पर क्या है, आपको पत्ती को कितने भागों में बांट रखा है, आपकी पत्ती को 3 भागों में बांट रखा है, किसके आधार पर, रंध्रों की उपस्थिति के आधार पर। तो ध्यान रखेंगे हमेशा चीज ध्यान, किसी चीज का भी बंटवारा किया जाता है तो किसके आधार पर किया जाता है ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ अपन पढ़ रहे हैं कि भाई रंध्रों की उपस्थिति है पत्ती की अधिचर्म पर, ठीक है, कि भाई अपन पत्ती पर जो अधिचर्म है उसके ऊपर किस प्रकार से रंध्र पाए जाते हैं, एक सतह पे होते हैं, एक दोनों पे होते हैं। तो इस प्रकार से 3 भागों में पत्ती को बांट रखा था। कैसे, मान ली ऊपर वाली सतह पे हो एक ये प्रकार हो गया, नीचे वाली पे हो एक प्रकार हो गया, दोनों पे हो तो तीसरा प्रकार हो गया। तो सबसे पहले पढ़ते हैं अधोरंध्री, ये ध्यान रखेंगे फर्स्ट, अधोरंध्री, अधोरंध्री पत्ती, ठीक है, जैसे कहा जाता है हाइपोस्टोमेटिक, क्या कहा जाता है, हाइपोस्टोमेटिक, हाइपोस्टोमेटिक कहा जाता है इसको, अधोरंध्री पत्ती, ठीक है। इसमें क्या है कि रंध्र जब क्या हो पत्ती की केवल निचली सतह पर, कहां पर, पत्ती की केवल मतलब सिर्फ और सिर्फ केवल पत्ती की केवल निचली सतह पर, ठीक है, निचली सतह पर रंध्र हो तो उसे क्या बोलते हैं अपन, अधोरंध्री कहा जाता है। और ऐसी पत्तियां क्या कहलाएगी, आपके अधोरंध्री पत्तियां कहलाएगी। एग्जाम्पल जरूर याद रखेंगे आप, ठीक है। एग्जाम्पल में आप इसमें देखिए सबसे पहले सेब, संतरा की पत्तियां से पत्तियों पे पाए जाते हैं रंध्र मुख्य रूप से इन पे। तो इस प्रकार का जो है इसमें सेब में पाए, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, सेब प्रकार के रंध्र भी कहते हैं, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखेंगे। एप्पल टाइप भी कहा जाता है। और ये किसमें पाया, अधिकांश द्विबीजपत्री जो पादप होते हैं उनकी पत्तियां किस प्रकार की होती है, अधोरंध्री प्रकार की। तो किसमें पाए जाते हैं, द्विबीजपत्री पादपों में, द्विबीजपत्री पादपों की पत्तियां, द्विबीजपत्री पादपों की पत्तियां। क्या अधोरंध्री का मतलब क्या हो गया कि पत्ती की केवल निचली सतह पर क्या हो रंध्र पाए जाते हैं। सेब, संतरा, सेब में पाए जाते इसलिए सेब प्रकार का रंध्र भी कहा जाता है इसे। और ऐसी पत्ती की अधोरंध्री पत्ती किसमें पाई जाती है, द्विबीजपत्री पादपों की मुख्य विशेषता है। दूसरी है उभयरंध्री। उभयरंध्री पत्ती जिसे कहा जाता है एम्पिस्टोमेटिक, एम्पिस्टोमेटिक, ठीक है। समझ गए होंगे नाम से। जब रंध्र पत्ती की दोनों सतह पर उपस्थित हो, क्या हो, जब रंध्र पत्ती की दोनों सतहों पर, दोनों सतहों पर हो, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, उभयरंध्री कहा जाता है। जैसे मक्का, एग्जाम्पल याद रखेंगे मुख्य रूप से, मक्का, जई व अन्य सभी घासों में, जितनी भी घासों का प्रकार है इनमें पाया जाता है। जई में पाया जाता है। इस प्रकार के रंध्रों को क्या कहते हैं, जई प्रकार भी कहा जाता है, जई प्रकार। ध्यान रखें अदर नाम। किनकी विशेषता है, एक बीजपत्री पादपों की विशेषता है उभयरंध्री पत्ती। एक बीजपत्री पादपों की विशेषता है मुख्य रूप से इनकी पत्तियां जो होती है क्या होती है, आपके अधिरंध्र होती है। और दोनों सतहों पर रंध्र क्या रहेंगे, लगभग बराबर, दोनों पत्ती की दोनों सतहों पर रंध्र बराबर, दोनों सतहों पर समान, ठीक है साहब। उभयरंध्री जब पत्ती की आपके रंध्र है वो पत्ती की दोनों सतहों पर हो, मक्का, जई व अन्य सभी घासों के अंदर। जई में पाया जाता है, जई प्रकार भी कहा जाता है, एक बीजपत्री पादपों की मुख्य विशेषता है और दोनों सतहों पर समान मात्रा में पाए जाते हैं, ठीक है। अब अगला पढ़ेंगे अधिरंध्री पत्ती।
ठीक है, ये आपके पत्ती का तीसरा प्रकार है, लास्ट प्रकार है। तीसरा प्रकार है अधीरंध्री पत्ती। इंग्लिश में कहा जाता है इसे एपिस्टोमेटिक। एपिस्टोमेटिक। जब क्या हो, रंध्र पत्ती की केवल क्या हो, ऊपरी अधिचरण पे हो, रंध्र केवल पत्ती की ऊपरी सतह पर हो, क्या हो, ऊपरी सतह पर हो, तो उसे क्या कहते हैं, अधीरंध्री पत्ती कहा जाता है। किनमें पाया जाता है, एग्जाम्पल इसके, एग्जाम्पल याद रखने, वाटर लिली, कि वाटर लिली हो गया आपके। उसके बाद आपके अन्य प्लवी पौधे, अन्य प्लवी मतलब तैरने वाले पादप, जलीय पादप, अन्य प्लवी पौधे, ठीक है, उनके अंदर यह पाई जाती है। इसे कुमुदिनी प्रकार भी कहते हैं, कि भाई किस प्रकार के अंदर होता है, इसे क्या कहा जाता है, कुमुदिनी, कुमुदिनी प्रकार। अदर नाम जो याद रखेंगे, सबसे पहले पढ़ा था सेव प्रकार, दूसरा पढ़ा जय प्रकार, तीसरा कुमुदिनी प्रकार के पौधे। ये किनकी विशेषता है, अधिकांश उत्प्लवी जलोद्भिद पादपों में पत्तियां अधीरंध्री होती है। किसमें, अधिकतर आपके जलीय पादप जो होते हैं, जलोद्भिद पादप, जलोद्भिद जो जल में रहने वाले पादप को क्या कहते हैं, जलोद्भिद, जलोद्भिद पादपों में पत्तियां अधीरंध्री होती है। जलोद्भिद पादपों में पत्तियां अधीरंध्री होती है, ध्यान रखेंगे आप। ये आपके 3 प्रकार की पत्तियां हो गई। पहला अपने पढ़ा, जैसे आपको पता है, अधोरंध्री। अधोरंध्री के अंदर अपने क्या पढ़ा, रंध्र जब क्या हो, पत्ती की केवल निचली सतह पे हो, तो इसे बोलते हैं अधोरंध्री या हाइपोस्टोमेटिक। इसमें पढ़ा था सेब है, संतरा है, इनकी पत्तियों में। फिर पढ़ा था इन्हें कहा जाता है सेब प्रकार का भी आपके रंध्र कहा जाता है, या सेब प्रकार की पत्तियां भी कहते हैं। उसके बाद अपने पढ़ा ये अधिकांश किसकी विशेषता है, द्विबीजपत्री पादपों की विशेषता। दूसरा पढ़ा अपने उभयरंध्री, जब रंध्र पत्ती की दोनों सतहों पर समान रूप से पाए जाते हैं तो उन्हें कहते हैं उभयरंध्री पत्तियां। किसमें पाए जाते हैं, मक्का है, जई है, या अन्य जितनी भी घासें उन सभी में, इसे जई प्रकार भी कहते हैं। और अधिकांश के जो होते हैं एक बीजपत्री पादपों की क्या है, जो पत्तियां होती है और आपकी क्या होती है, उभयरंध्री होती है। उसके बाद पढ़ा अभी लास्ट अधीरंध्री पत्ती एपिस्टोमेटिक। इसमें रंध्र क्या होते हैं, केवल पत्ती की ऊपरी सतह पे पाए जाते हैं। किनमें, वाटर लिली और अन्य प्लावी पौधे मतलब जलीय पौधे में। इसे कुमुदिनी प्रकार भी कहते हैं। अधिकांश जितने भी जलोद्भिद पादप उनकी पत्तियां अधीरंध्री प्रकार की होती है, ठीक है। अब अपन बात करते हैं कि भाई नेक्स्ट जो बात है अपने हेडिंग रहेगी रंध्र की संरचना, कि भाई रंध्र जो है इसकी संरचना किस प्रकार की होती है, ठीक है, इसकी क्या विशेषता है, ठीक है, रंध्र किस प्रकार के पाए जाते हैं, इनकी संरचना कैसी होती है, इनकी बात करेंगे कि भाई रंध्र की संरचना कैसे पाई जाती है, क्या क्रिया होती है, इनकी बात करेंगे। देखिए रंध्र की संरचना, कि भाई रंध्र की संरचना देखिए आज अपन थोड़ेटिकली थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, बाकी कल इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। कि भाई रंध्र जो होते हैं ये अधिकतर क्या होते हैं, जो आपके अधिकांश पौधों में जो प्रत्येक रंध्र जो होते हैं वो 2 वर्गाकार किडनी से कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, जिन्हें क्या कहते हैं, द्वार कोशिका या गार्ड सेल्स कहते हैं। क्या कहा जाता है, द्वार कोशिका या आपके क्या कहा जाता है, गार्ड सेल्स कहा जाता है। इनका शेप कैसा होता है, किडनी शेप होता है। कैसा, किडनी शेप होता है। उसके बाद बात करते हैं इसकी कि द्वार कोशिकाएं क्या होती है, इस प्रकार से व्यवस्थित होती है, इनके बीच में क्या बन सके, छिद्र बनता है, जिसे क्या कहा जाता है,
रंध्रीय छिद्र कहा जाता है। ठीक है, रंध्रीय छिद्र या स्टोमेटल पोर कहा जाता है। द्वार कोशिकाओं की जो आपके भीतरी भित्ति जो होती है उसमें रंध्रीय छिद्र की ओर होती है, कि जो द्वार कोशिकाएं जो होती है उनकी भीतरी, जैसे ये द्वार कोशिका बनाया इस प्रकार से किडनी शेप, तो ये भीतर वाली भित्ति होगी, क्या होगी, यहाँ पे क्या होगा, रंध्रीय छिद्र होगा। उसके बाद बात करते हैं कि रंध्रीय छिद्र होते हैं और मोटी व बाहर भित्तियाँ पतली होती है, कि इसमें क्या होती है कि मोटी तथा बाहर की भित्तियाँ क्या होती है, पतली होती है। कि रंध्रीय छिद्र जो होता है उसकी क्या होती है, भित्तियाँ कैसी होती है, मोटी है, तथा बाहरी क्या होती है, भित्तियाँ पतली होती है, जिसके कारण क्या होता है, द्वार कोशिकाएं जब स्फीत होती है या फूलती है तो इससे क्या होता है कि द्वार कोशिका जब फूलती है रंध्र खुल जाते हैं। तो द्वार कोशिका जब फूलती है, ये द्वार कोशिका जब फूलेगी तो क्या होते हैं, रंध्र खुल जाते हैं, खुल जाते हैं। ठीक है, और मान लीजिए आपके द्वार कोशिका जब सल्त होती है, पिचकती है, कि द्वार कोशिका क्या होती है, सल्त होती है या पिचकती है, तो रंध्र क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद है कि आप के स्फीत स्थिति में क्या होती है, द्वार कोशिका की बाह्य भित्ति क्या हो जाती है, भित्ति फूलकर बाहर की ओर काफी खींच जाती है, और ऐसे भीतरी मोटी भित्ति जो थोड़ी देर बाहर खींच कर रंध्र को खोल देती है। और सल्त कोशिकाएं क्या होती है, द्वार कोशिकाएं सामान्य अवस्था में आ जाती है, इसलिए क्या हो जाता है, आपके रंध्र बंद हो जाते हैं। अब अपन इसके यहाँ तक जो संरचना है, रंध्र कैसे बंद होते हैं, कैसे खुलते हैं, ठीक है, इसका क्या प्रोसेस रहता है, इसकी क्रियाविधि क्या है, इसकी बात अपन अपनी जो नेक्स्ट क्लास रहेगी उसमें और डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, लास्ट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं इसका। उसके बाद कल अपन वापस रंध्र की संरचना डायग्राम बना के समझेंगे किस प्रकार से बंद होता खुलता है। कि भाई द्वार कोशिकाएं चारों तरफ जो बाह्य त्वचा की कोशिकाएं पाई जाती है उन्हें क्या कहते हैं, सहायक कोशिकाएं। कि जैसे द्वार कोशिका इसकी तरफ बाहर कोशिका पाई जाती है, क्या कहते हैं, सहायक कोशिका कहते हैं। तो द्वार कोशिका के बाहर कौन सी कोशिका पाई जाती है, सहायक कोशिकाएं पाई जाती है, जो द्वार कोशिका के चारों ओर तरफ पाई जाती है। और ये पत्तियों की जो है रंध्र की प्रति वर्ग सेंटीमीटर की संख्या में क्या करती है, आपके संख्या में पाई जाती है। इनकी संख्या कितनी होती है, लगभग आपके 100 से 60,000 तक होती है। कि आपके जो सहायक कोशिकाएं जो होती है, ये पत्ती की जो रंध्र की प्रति वर्ग सेंटीमीटर की बात करेंगे, प्रति वर्ग सेंटीमीटर की बात करें तो पत्ती इनकी संख्या कितनी होती है, 100 से आपके लगभग 60,000 तक इनकी संख्या पाई जाती है। तो ये होगी आपके, मैंने स्पीडली आपको एक रंध्र की संरचना को समझा दिया। ठीक है, इसकी डिटेल में डायग्राम के साथ अपन इसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे कि रंध्र संरचना है, ठीक है, ये क्या होती है, इसकी क्या मुख्य विशेषता है। ठीक है, जो अभी पढ़ा आपके इसकी क्लास में अपन चर्चा करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, जितना पढ़ा है उसे एक बार जरूर पढ़ें। ठीक है, बाकी नेक्स्ट क्लास में बात करते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।